हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 7 स्टार्ट करें, आपका लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, तो उसको देख लिया जाए और उसके अलावा फिर हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, 2 क्वेश्चन जो आपका बाकी रह गया था उसको देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 में स्टार्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये आपका था 29 और 30 क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा जल्दी से आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपका है 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 18 तथा 21 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या काम करना होगा कि कहीं ना कहीं आप एलसीएम निकालोगे, फिर उसमें 5 अंकों की बड़ी संख्या लोगे, फिर भाग दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आप पूरा डिटेल में आप कर सकते हैं। यहाँ जो सबसे बेस्ट तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, डिविजिबिलिटी रूल। क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर बोला है कि 12, 18 तथा 21 से क्या होना चाहिए, पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान दें, इसका मतलब जो भी आपकी संख्या होगी 18 का मतलब क्या है कि जो भी संख्या होगी 18 से चेक नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसको पता है कि 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, तो जो भी 9 से कट रहा होगा वो आपका 18 से भी कट रहा होगा। तो चलिए 8, 1, 9 ये आपका 9 से कट रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये आपका 16 आ रहा है, ये 18 मतलब 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। तो हमने देख कर ही तुरंत बता दिया कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो 12, 18 तथा 21 से भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। उसके अलावा हमने 21 से भी चेक करने की जरूरत नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो गए सिर्फ 9 से चेक करने पर। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए और ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, बाकी आपको पता है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ले लीजिए, फिर उसमें आप इसका एलसीएम निकालकर फिर भाग देना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद फिर आप जो भी प्रोसीजर होगा काफी लंबा होगा। इससे बढ़िया सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को इतना आसान कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसान बना सकते थे। चलिए, बाकी ई बुक में पूरा डिटेल में मैंने सोल्यूशन दे भी रखा है, दूसरे मेथड से भी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका एग्जाम वाला अप्रोच है उसको आपको थोड़ा ध्यान समझना होगा। तो जो आपका प्रैक्टिस नंबर 6 था, 2 क्वेश्चन जो रह गए थे उसमें आज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 6 का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 7 में आएंगे, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस, उनके बेहतरीन सॉल्यूशंस, कैसे आप क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिस नंबर 7 के सॉल्यूशन देखने से पहले आपको प्रैक्टिस नंबर 7 पूरा आप पहले डिटेल में लगाइए अच्छे से, फिर ई बुक में जो सोल्यूशन दिया है उसको देखिए। फिर आपको क्या करना है, वहां पर भी अगर दिक्कत हो रही है फिर आप वीडियोज में आइए, टाइम निकालकर फिर पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक, 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक क्वेश्चन, उसको पूरे सोल्यूशन को देखिए। कुछ ना कुछ जरूर आपको नया मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। यहां पर जैसे आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड पर क्वेश्चन जो लिखा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके लिखा गया है, और हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पर काफी लोग फार्मूला भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाने से पहले आप थोड़ा सा फोकस करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, यूनिट डिजिट पर देख रहे होंगे 6, 7, 5 और 1। ये भी एक बहुत ही बड़ा हथियार आपके लिए होगा सामने जब आप एग्जाम में बैठेंगे, कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन ये लास्ट डिजिट जो ऑप्शन में है वो सभी में डिफरेंट है। तो मैं क्यों सबको निकालने के चक्कर में पड़ा हूं, मैं डायरेक्ट कोशिश करता हूं यूनिट डिजिट निकाल लूं, और यूनिट डिजिट अगर निकाल लिया तो काम बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा यूनिट डिजिट निकालने का तरीका भी समझिएगा। जैसे 11 का स्क्वायर आपको पता है यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 1 आएगा, इस पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और इस पे जब हम देखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 का स्क्वायर पे ये 4 आएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 1 + 4 + 9 ऐसे करके आता जाएगा। उसके बाद 4 पे आपका क्या आ जाएगा, 4, उसको 6 आ जाएगा, 5 पे ये 5 हो जाएगा, जो आपका 16 होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 पे 9 हो जाएगा, और 8 पे 4 हो जाएगा, 9 पे 9 हो जाएगा, सॉरी 9 पर आपका हो जाएगा 1, और बाकी जो यहाँ पर आपका 20 बन रहा होगा तो 0 ही देगा, उससे कोई मतलब नहीं है, यहां से भी 1 दे देगा। क्लियर है?
यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखें तो 4 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 9 कितनी बार आ रहा है, 9 भी 2 बार, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें 6 भी आपका 2 बार आ रहा है और 1 भी क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। मतलब ये हमेशा होगा जब 1 से लेकर आप 9 तक पूरा जाते हैं तो वहां पर यूनिट डिजिट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो पहले से अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम जल्दी से, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इसी को बस हम लोग क्या करने हैं, इसी को इतने को ही हम दुगना कर देंगे जोड़ने के बाद। फिर बचेगा क्या, 5 और 1 ये बच गया। तो चलिए फिलहाल जोड़ लेते हैं। यहां पर अगर ध्यान दें 9 6 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। ये भी 20 आ गया और इतना भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 20 कितना हो गया, 40, और 40 और 6 कितना हो गया, 46। 40 और 6 कितना हो गया, 46। इसका मतलब यूनिट डिजिट पर हमको टारगेट करना था। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट पर जो 6 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी इसका जो अप्रोच होगा, अगर उस तरीके से आप जाओगे तो यहां पर आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर 21 तक के स्क्वायर का पूरा फार्मूला, जो आपका फार्मूला होता है जो n प्राकृतिक संख्या के लिए 1 के स्क्वायर से लेकर 21 तक के स्क्वायर पहले आप निकालेंगे, उसके बाद फिर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। इसके लिए बस आप फार्मूला जान लीजिएगा। अगर 1 स्क्वायर से लेकर 21 स्क्वायर तक अगर पूरा निकालना होता तो हमारा ये जो फार्मूला बनता n+1 2n+1 अपॉन 6, ये आपका होता है। बस ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये एप्लीकेबल कब होगा, जब आप n की वैल्यू 1 से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो अब इसको आप लगा लेना, आंसर तो आपको पता ही है। यहां पर आपको क्या करोगे, n की वैल्यू पहले 21 आप पुट करके यहां पर लगाना। 1 से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर 21 तक के स्क्वायर का योग आ जाएगा। लेकिन हमसे 11 तक का पूछा है तो फिर आप एक बार फिर इस फार्मूले को अप्लाई करोगे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को निकालने के लिए। तो वहां पर आपकी जो n की वैल्यू हो जाएगी, वहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 बड़े के लिए। जब 10 तक का निकालोगे तो वहां n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो दोनों आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर दोनों को घटाओगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच था क्या था, यही यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को देखकर हम तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जो आपका प्रैक्टिस नंबर 6 है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं कि इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस नंबर 7, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस नंबर 6 था, 2 क्वेश्चन आपका रह गया था थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस नंबर 7 में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये है, ठीक है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर यहां पर दिया है प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, सम का मतलब इवन नंबर है। तो जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, ऐसे शुरुआत से अगर दिया जाएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है n+1, क्या होता है, n+1। अगर यहीं पे दिया होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम 50 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो वहां पर आप क्या करोगे, n का स्क्वायर कर दोगे। तो ये दोनों ही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो डायरेक्ट आप यहां 50 रख दोगे इस फार्मूले में, क्योंकि यही सम के लिए है। विषम के लिए होता 50 का स्क्वायर, तो 2500 आंसर आ जाता। देखिए एक ऑप्शन 2500 भी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर नहीं होगा। तो n की वैल्यू 50 है, 50 से एक ज्यादा कितना जाएगा, 2550। 2550 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी कर सकते हैं, फार्मूला ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका शेषफल से है, शेषफल प्रमेय, नंबर सिस्टम। और ऐसे क्वेश्चन भी आपने किए भी हैं। 2 की पावर 11 को 5 से आपको विभाजित करना है। यहां पर इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक टोसेंट मेथड जो आपको मैंने बताया था, उसके अलावा यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये जो 2 बेस है इसको ऐसा बेस बनाना होगा जिससे आप भाग दे रहे हो, इससे एक या तो कम हो या तो एक ज्यादा हो। अर्थात अगर ये 5 है तो आपको अगर ये 4 बनाने में कामयाब हो गए या 6 बना लिया तो हमारा काम आसान हो सकता है। या
या 5 के मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, या तो 5 से एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए, ये जो दो बेस है, जो 2 बना हुआ है, या 4 या 6 हो जाए, या तो 5 के जो मल्टीपल बनेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 5 23, 15, 5 चौक 20, जो भी 5 का मल्टीपल बन रहा होगा, या तो वैसा बेस बना लीजिए इनके मल्टीपल से, 5 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरी एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको 2 तरीके से आपको समझाता हूं। इसको मैं 4 बना सकता हूं, कैसे? अगर मैं यहां से एक 2 बाहर निकाल लूं, 2 की पावर 10 बना, तो 2 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 5, क्लियर, इतना लिख सकता हूं बटे 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से बन जाएगा ये 2 और ये 4 बन जाएगा, और 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 4 को मैं लिख सकता हूं 5 - 1, और ये पावर 5 और ये बटे 5। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया, इसका 5 से 5 कट जाएगा, तो यहां से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1, क्योंकि -1 की पावर विषम संख्या है, तो यहां से रिमाइंडर -1 में आ रहा होगा, और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका -2 आ गया। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर निगेटिव में होता नहीं है, तो जो भी आपका भाजक होगा, जिससे भी आप भाग दे रहे हो, उसको अगर आप जोड़ दो तो यही आपका शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, ये 3 है, ठीक है, क्या है, 3 है। अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यहां पर मैं टोसेंट मेथड की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, तरीका है एग्जाम में। ये तो फिलहाल छोटे से क्वेश्चन है जो आसानी के साथ इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जब बड़ी बड़ी आ जाती हैं और वहां पर खतरनाक तरीके सारी चीज दिखती हैं, तो वहां पर ये हथियार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं टोसेंट मेथड। अब ये कब अप्लाई होता है इसको भी पहले समझ लीजिएगा। जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 2 बेस है और ये जिससे आप भाग दे रहे हो, ये आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब 2 और 5 में 1, मतलब आपका 1 ही इसमें कॉमन दिखना चाहिए, बाकी एचसीएफ या इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो। अगर एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है तो वहां पर आप टोसेंट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पर जो भी भाजक होता है, खास तौर से अगर जिससे भी भाग दे रहे हो वो अगर अभाज्य संख्या है, तो उसका टोसेंट या साइक्लिसिटी भी बोल सकते हैं, साइक्लिसिटी या चक्रिता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो हमेशा 1 कम होगा। अगर प्राइम नंबर कोई है, कोई अभाज्य संख्या है, उससे हमेशा टोसेंट जो होगा वो 1 कम होगा, तो वो आपका क्या होगा, 5 एक अभाज्य संख्या, 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसका तरीका क्या होगा, जो भी पावर होगा उसी 4 से आपको भाग देना है। जब 4 से आप 11 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 8 तक तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, वो डायरेक्ट आपका 1 बना देगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही को बस आपको डायरेक्ट लिख लेना है, मतलब 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बच गया, तो आपका इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में, अब इसको मैंने छोटा कर लिया, 2 की पावर 3 बटे 5, यही इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 बटे 5। अब भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपका टोसेंट वाला अप्रोच है, इस तरीके से भी आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो आपका फॉर्मेट है 1 2 3 2 1, ठीक है, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होगा। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये 1 1 का स्पेशल केस है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं 3 बार 1 लिखूंगा और उसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 2 1, ठीक है, ऐसा बनता है। अब ये वर्गमूल के फॉर्म में दे दिया है, सिंप्लीफिकेशन के रूप में। तो अगर आप देखें 121 को हम क्या लिखेंगे, 11। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 111, फिर 1 और बढ़ जाएगा, फिर 1 और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपने लिख लिया। बात समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। यहां पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर एप्लीकेशन है, किसके, सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। वो क्या है, कैलकुलेशन ट्रिक के, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ऐसा लिखता हूं, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन जब आप जोड़ते हैं ना, जब इस तरीके से कभी आता है, तो अब अगर आप जोड़ते हैं तो यहां पर भी एक जबरदस्त पैटर्न बनता है। क्या, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है और फिलहाल यहां पर एक बार 1 भी होना चाहिए, मैं अपने से ही 1 लगा लिया, बात समझिएगा, मैं अपने से ही 1 लगा दे रहा हूं, लेकिन बाद में मैं इसको हटाऊंगा, घटा दूंगा, ठीक है। क्यों लगा रहा हूं, अगर मैं इस 1 को अपने से लगा दिया और इसको अगर जोड़ूंगा तो 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 5 बार 1, अगर इस पैटर्न में चल रहा है तो लास्ट में जहां तक गया है उसको काउंट कर लीजिए, यही आपका 1 2 3 4 5। अब देखेंगे पहला ये ऑप्शन ये है,
लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर मैंने एक अपने से लिखा है, इसका मतलब मैं एक बाद में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1 2 3 4 4। क्या होगा 1 2 3 4 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये नहीं होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। इसमें भी काफी, फिलहाल इतना टाइम नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है और आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। बाकी अगर डीपली जाऊंगा तो इसको भी लगभग बहुत नई नई चीजें अंदर होती हैं। फिलहाल ऊपर से जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या, डी ऑप्शन। क्या है, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर आपको याद होगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन में फिर पहले भी लेकर आया था प्रैक्टिस में, ठीक है। वहां पर शायद आपका सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये समथिंग था और यहां पर ऐसे ही कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, -√3 अगर आपको याद हो, ठीक है। अब चलिए मैं जल्दी से इसको एक बार बता दे रहा हूं, ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। आपको एक फार्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1। इसको क्या मैं इस फॉर्मेट में बदल सकता हूं। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर, देखिए कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पावर 4 है, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों बनाया, क्योंकि आपको यहां से देखिए, अगर आप ध्यान दें, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, तो माइनस तो बाहर रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। इसका फार्मूला आइडेंटिटीज क्या है, 1 है। और बाकी बचेगा एक ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए गिवन है, इसकी वैल्यू दिया है √3 और माइनस पहले से भी था, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा -√3 होगा। ये सिर्फ मैंने करके यहाँ पर लगाया, लेकिन ये चीज आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए था। अगर आइडेंटिटीज पता थी, आपको पता है कि अगर मैं माइनस, क्योंकि कॉट पहले है, तो 100% जो हमारा आंसर होगा माइनस में ही आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस है, लगाकर तुरंत आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस का मतलब ये कि क्या आपका अप्रोच ऐसा हो जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्यूशन, मतलब हम लोग सॉल्यूशन को जल्दी कर लें और आगे फिर बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये चीज तो तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का क्या होता है, tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। 8 क्या है, लंब है, और 15 क्या है, आधार है। तो आपको पता है कि 8 और 15 अगर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से जो हमारा कर्ण होगा वो हो जाता है कितना, 17 हो जाता है। कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो चीज आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan के फॉर्म में बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगा, और उसके लिए कुछ जो कंडीशंस है उसको ध्यान से आप सुनिएगा। ये रेशियो के फॉर्म में होता है। आप कभी भी sin थीटा की वैल्यू 8 नहीं बोल सकते। एक्चुअल में जो sin थीटा है वो 8 का मल्टीपल है। क्या है, 8 का मल्टीपल है। जैसे आप 8x लिखते हो, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, यहां पर एक्चुअल में ये जो आपका फॉर्मेट दिया है ना, कॉस और साइन के ही फॉर्म में दिया है, तो मैं यहीं से ये वैल्यू उठाकर डायरेक्ट रख दूंगा। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट 15 ही रखूंगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे रख सकते हैं, अभी मैं आपको समझा देता हूं। 15 - 8 और ये क्या जाएगा 15 + 8, तो 15 - 8 क्या जाएगा 7, और यहां क्या जाएगा 23। तो हमारा जो आंसर आएगा एक बार में ही वो आपका आ जाएगा क्या, सी ऑप्शन 7/23। अब इसको एक बार में कैसे लिखा, क्या हर बार ऐसा करना है, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से सुनना है कि अगर tan थीटा बराबर होगा और ऐसे ही रेशियो में cos और sin के फॉर्म में रहेंगे, या तो हम ऐसे समझ लीजिए होमोजीनियस के फॉर्म में रहें, तो हमेशा आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर ये होमोजीनियस नहीं है
तो वहां डायरेक्ट पुट नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर होमोजीनियस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर आपकी जो पावर्स हैं, देखिए यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अगर यहां 2 हो जाए, यहां 2 हो जाए, यहां 2 हो जाए, यहां भी 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्यूब हो जाए, यहां क्यूब हो जाए, यहां क्यूब हो जाए, यहां क्यूब हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका रेशियो में ना हो, डायरेक्ट सिर्फ इतना ही पूछ ले, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा पूछ ले, या यहां ऊपर की साइड क्यूबिक रहे और नीचे की साइड स्क्वायर या स्क्वायर ना रहे, तो उस केस में हम डायरेक्ट साइन और कॉस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल आप जब बनाओगे ना, तो वो जो आपका मल्टीपल होगा वहां से वो कट नहीं पाता। एक्चुअली ये होमोजीनियस होता है, तो जो x होता है वो ऊपर नीचे कट जाता है, इसीलिए हम लोग यहां पर ये क्या करते हैं, ये वैल्यूज डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 7/23। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। फिर से वही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार देखा। लिखा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 48, 60 तथा 64 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, पूर्णतया विभाजित हो। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप ध्यान दें, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, तो 5 अंकों की संख्या है, तो पहला तो 4 अंकों की ही संख्या है, तो पहला तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो BCD में आपको क्या देखना है, अधिकतम संख्या, 5 अंकों की अधिकतम संख्या। तो 5 अंकों की जो अधिकतम संख्या होगी वो आपका क्या होना चाहिए, 48, 60 और 64 से क्या होना चाहिए, पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, एक को पकड़ना है बाय डिविजिबिलिटी रूल, और यही वाला अस्त्र सबसे इंपॉर्टेंट है जो इन टाइप के क्वेश्चन को सेकेंडों में निपटा सकता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, इस 48 के अंदर क्या 3 है, क्या 3 फैक्टर है, तो इसका मतलब 48 अगर जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी ऑप्शन में वो 48 से कटेगा, तो मैं 48 से 2 काटूंगा नहीं, मैं इनके छोटे छोटे फैक्टर को पकड़ूंगा और उनसे चेक कर लूंगा। 48 अगर 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो भी 3 से कटना चाहिए। तो जब आपने चेक किया तो देखिए 9, 9 और 4 ये आपका नहीं कट पाया, ये आपका नहीं कट पाया। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये भी आपका देखिए 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। क्लियर है, ये भी 3 से कट रहा है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आप चाहें तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर 8 की क्यों, क्योंकि 8 छंग 48, 48 अगर कटेगा तो 8 से भी कटेगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, तो हम लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि संख्या आपकी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। उसके लिए कंडीशन क्या है, अगर तीसरा अंक अगर आपका सम संख्या है, क्या है, इवन नंबर है, तो लास्ट 2 डिजिट को हम डायरेक्ट काट कर चेक कर सकते हैं कि हमारा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो तीसरा अंक आपका सम है, तो इसका मतलब 8 45, इसका मतलब ये आपका 8 से कटेगा। यहां पर आते हैं, तीसरा अगर विषम होगा तो आपको 8 से चेक करने के लिए इसमें 40 में आप 4 जोड़ दीजिए, 44 आ जाएगा, और इस 44 को जब आप 8 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। ये 8 से नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, एक ही ऑप्शन होगा, जो क्या होगा, सी है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग जल्दी से निपटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/400 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि दर एवं समय दोनों समान हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए भी थे पिछले सेटों में, तो उम्मीद करता हूं इसका फार्मूला भी आपको पता होगा। यहां से आपका दर और समय कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, तरीका वही होगा। तो यहां पर डायरेक्ट आपका फार्मूला जो बनेगा, T या R बराबर जो होगा, फिलहाल रेट पूछा है तो परसेंटेज में आएगा ये। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए 16/400 गुणे 100, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 ये कट जाएगा, 4 चौक 16, R बराबर कितना आ जाएगा, 2%, R बराबर 2%। क्लियर है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें देखनी है और आराम से सारे क्वेश्चंस को आप निपटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहां पर लिखा है यदि 3 क्रमिक
संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में काफी लोग क्या, तीन क्रमिक का मतलब तीन लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, 3 4 5 हो गया, तो इस तरीके से नंबर्स हैं। तो यहां पर बोला गया है उनका योग 81 है और बीच की संख्या पूछ लिया है। यहां पर एवरेज के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम बड़ा आसान बना सकते हैं। अगर तीन लगातार संख्या है तो जो भी योगफल होगा, अब एवरेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो औसत होता है, ठीक है, जितनी भी संख्याओं का मतलब हमारे पास 5 संख्याएं हैं, अगर उनका मुझे योग पता हो और औसत निकालना होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि 5 से अगर उनके योग में डिवाइड कर दें तो हमारा औसत आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ काम की बातें हैं जो आपको ध्यान सुननी है। अगर कभी भी लगातार संख्या की बात करें, लगातार विषम संख्या में बात करें या लगातार सम संख्या में बात करें, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा औसत होता है वो हमेशा कहां पर होता है, बीच में होता है। कहां पर होता है, बीच में होता है। तो इस 81 में आप क्या करो, 3 से भाग दे दो। क्यों? क्योंकि 3 संख्याएं हैं, औसत ये योग में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो हमारी जो संख्या आएगी 3 दूनी 6, 3 7 21, 27। ये जो 27 होगी ना, यही आपकी क्या होगी, मिडल नंबर होगी, जो मिड वाली संख्या होगी, मिड टर्म, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं बीच वाली संख्या, या औसत भी बोल सकते हैं, या बीच वाली संख्या। और ये पूछा भी था कि मध्य की संख्या क्या होगी, तो मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, और आगे वाली 28 होगी, और इसके पहले वाली क्या होगी, 26। यही 3 लगातार संख्या हैं जिनका योग 81 है। चेक कर सकते हैं, 7 6 13, 13 और 8, इसको अगर आप चेक करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 81 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन। क्लियर है, आसान सा है। और यहां कुछ बातें और ध्यान सुन लीजिएगा। अगर मैं औसत का अगर मैं दुगना कर देता हूं, दुगना, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल भी आ जाता है। 27 दूनी 54, तो 28 और 26 क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे ही प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा। एक बार इसी पे मैंने अंतर वाला भी करा दिया है, बड़ी और छोटी संख्या का जब उस समय अंतर आया था तो उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब ये नहीं कि मैं बार बार वही चीज बताऊं, वहां पर अगर आपने ध्यान से नोट्स बनाया होगा तो सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। और एग्जाम में देखिए अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी चीजें होंगी, अब ये तो मैंने प्रॉमिस कर सकता कि ठीक ऐसे ही क्वेश्चन होंगे डिक्टो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपके वही है, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दो संख्याएं जो हैं 15 और 11 के अनुपात में है तथा उनमें से एक संख्या 143 है। अब सीरीज बात है, अब ये जो संख्या होगी वो 15 का मल्टीपल है कि 11 का मल्टीपल है, इसको देखकर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 1 4 कहां पर है, बीच में है, इसका मतलब ये 11 से कट रहा होगा, 143 11 से कट रहा होगा। फिर बोल रहा है यदि उनका मासा 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, उनका मासा 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसका अप्रोच समझिएगा, दूसरी संख्या इसका मतलब क्या होगी, 5, ये 15 का मल्टीपल होगा। अगर 15 का मल्टीपल है तो हमारा जो आंसर आएगा 15 में 5 गुणे 3 लिख सकता हूं, तो 100% जो हमारा आंसर होगा वो 5 से कट रहा होगा। और 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है, यूनिट डिजिट पर या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो 5 है। कुछ ना कुछ सेकंड अगर आपका बच रहा है तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ ना कुछ सेकंड आप बचाकर बाकी जो अदर सेक्शन होगा उसमें आप उसका यूज उस टाइम का यूज ले सकते हैं, ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। और दूसरी बात, चलिए इसका डिटेल में थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर जो एचसीएफ होता है, जब भी अगर रेशियो इस तरीके से दिया जाता है तो जो ये मासा होगा ना, 13 गुणे 11 क्या होता है, 143, इसी मासा का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 गुणे 15। जब आप देखते हो, मान लीजिए हमारे पास यूनिट डिजिट पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यूनिट डिजिट से देखिए 5 3 15 फिर आ गया, और इसको अगर आप करोगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 195। ये इसका डिटेल सोल्यूशन था। अब आप बोलेंगे सर ऐसे भी कर देते, लेकिन देखिए टाइम तो लगा ना, लेकिन हमने यहां देखा 15, हमारे दिमाग में तुरंत इमेज बना कि 5 से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन था और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको
जो सारे अस्त्रों का मैं यूज करना आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से आप यूज करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए, तो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा उतनी लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। क्या बतानी है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले जो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है? 150 मीटर लंबी है, उतनी ही लंबी ना। तो सबसे पहले यहां पर हम पहली जो रेलगाड़ी है, क्योंकि हमें एक खंबे को पार कर रहा है और खंबे की लंबाई कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जिस खंबे को तो हम नगण्य मानेंगे ना जब हम लोग इसको निकालते हैं। तो स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहां से मान लेता हूं मैं, पहली जो ट्रेन की स्पीड होगी वो S1 है, ठीक है। 150 आपका उसकी ट्रेन की लंबाई होगी, 15 आपका क्या हो गया, समय लग रहा है सेकंड में। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या रहा, पहले ट्रेन की लंबाई, सॉरी पहले ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान समझिएगा, अब क्या हो रहा है, जो दूसरी ट्रेन है विपरीत दिशा में चल रही। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही ट्रेन, इसकी स्पीड आ चुकी है, दूसरी की निकालनी है। इसका मतलब दोनों को भाई विपरीत में आएगा तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड वहां पर क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। इसका मतलब S1 प्लस S2, S1 मान लीजिए 10 है और दूसरा जो है इसको निकालना है। और सीधी बात, जब दोनों मिलेंगी तो इसकी इस ट्रेन की लंबाई और जो दूसरी ट्रेन की लंबाई दोनों की सेम है, तो 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 300। और बटे क्या है, समय। समय तब समय कितना लग रहा है, 8 सेकंड लग रहा है। क्लियर है, कितना लग रहा है, 8 सेकंड। तो इस तरीके से यहां से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, मैजिक ऑफ 8, मैजिक ऑफ 8 का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में हम 8 से भाग देकर तुरंत बता दें कि हमारा यहां पर वैल्यूज क्या आने वाला है। तो इस तरीके से आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। आप चाहे करके देख लो, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40। अब S2 37.5 में 10 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 27.5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करते हैं तो क्या आता है, 18/5, 18/5। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 पचम 25, 5 पचम 25। इसका मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, 5.5 इंटू 18, ठीक है। 18 पंजे 90, 90 और ये कितना आ जाएगा, 99। S2 बराबर कितना आ जाएगा, 99 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा, 99 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन, ठीक है। आसान सा है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है रेखा को टेलीविजन 4% लाभ की अपेक्षा 7% लाभ पर बेचने से 900 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हम लोग मानते हैं क्या है, 100% है, 100 है। तो 4% शुरुआत में लाभ मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 4% लाभ की अपेक्षा 7% की लाभ पर बेचने से उसे 900 रुपए अधिक मिलता है। इसका मतलब 4% से जब इसने 7% लाभ लेना स्टार्ट हुआ तो कितना बढ़ गया, 3% जब उसने बढ़ा दिया लाभ तो कितना रुपए, 900 रुपए जब अधिक बढ़ाया तो यही 300% बढ़ा। तो डायरेक्ट ये रिलेशन बन गया। अब आपको अच्छे से पता है 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 300। तो 100 जो होगा यही तो आपका क्या होगा, यही तो आपका CP है। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और यहां लगा दो, 30,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें जो ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। दो संख्याओं के मध्य 5 और 7 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल क्या है, 28 35 हो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। फिलहाल इसमें तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो अगर इनमें से कोई नहीं है तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप पूरा लगाओ। क्या लगाओ, पूरा डिटेल में लगाओ।
ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आप इसको ट्राई करिए, ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप पूरा डिटेल में लगाइए। लेकिन यहां पर जो बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं ध्यान समझिएगा, दोनों संख्याएं जो हैं, क्योंकि वही पूछ रहा है, तो किस रेशियो में है, 5 और 7 के रेशियो में। तो ये बताइए क्या ये 5-7 का रेशियो बना रहा है क्या? 5 अगर काटोगे 5 संग 30, तो भाई ये तो वैसे नहीं बन रहा है। यहां से अगर इसको काटोगे तो ये देखिए 35 और 81 कट रहा है क्या किसी से? 5-7 का रेशियो बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। यहां पर देखते हैं 9 से कट रहा है क्या? 9 5 45, 9 7 63। ये देखिए तुरंत आपका एक बार में ही रेशियो बना दिया, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनमें से कोई भी नहीं एक ऑप्शन है, तो अगर टाइम कम है, ठीक है, तो रिस्क ले लीजिए, 100% सही होगा। लेकिन अब भाई इनमें से कोई नहीं है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ पर हो सकता है, मे बी शायद वो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे दे तो गलती हो सकती है। लेकिन ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है, इनका और इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल करेंगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5x इंटू 7x 28 35। तो यहां जब आप गुणा करोगे तो 35x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कितना टाइम लगेगा इसको। फिर यहां से 5 से काट दीजिए, 5 7 35, ठीक है, और यहां से काट देंगे 5 5 25 और 3 आ जाएगा, 5 6 30, 5 7 35। फिर 7 से काट दीजिए, 7 8 56, 7 1 7। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 9। x बराबर 9 आ गया। अब यही 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 9 5 45, 9 7 63, बिल्कुल सही जवाब था। तो हमारा आंसर क्या था, डी ऑप्शन। क्या था, डी ऑप्शन। ये इनटू है ना, ये इनटू है, इसलिए x और x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ लो ये क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यहां पर फेल की बात कर रहा है। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजें सबसे पहले ये देखनी है कि सारी चीजें आपकी फेल में दी गई हैं कि पास में दी गई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीजें आपकी फेल में दी गई हैं, तो डायरेक्ट हम वहीं से सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट आपका जो फार्मूला बन जाएगा, क्या, फेल निकाल लेंगे, फिर 100 में से घटा देंगे तो आपका पास आ जाएगा। और इसका फार्मूला आपका क्या होता है, अब फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, आपको अच्छे से पता है। तो 36% हिंदी, 47% ये हो गया, और जो दोनों में होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ओवरऑल जो होगा, ये पूरे जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें पूरे फेल वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको चेक करो। तो यहां से आ जाएगा 7 6 13, ये 83% माइनस 22, इसको आप घटा देंगे तो कितना जाएगा, 61%। ये 61% क्या है, ये पूरा फेल, मतलब जो यूनियन होता है ना, पूरा यूनियन बता रहा है। जो फार्मूला आपने पढ़ा था ना, NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही फार्मूला था, मैंने पहले भी बताया आपको। तो 100 में से 61 जब घटाओगे तो 100 में से 61 घटाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, 39%। कितना आएगा, 39%। दोनों विषय में उत्तीर्ण पूछ रहा है ना, इसलिए घटा देंगे तो कितना जाएगा, 61%। एक तो ये हो गया, आपको ई बुक में उसका पूरा अच्छे सोल्यूशन मैंने लिखकर बताया भी है। बाकी आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। कुछ एग्जाम के लिए तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जहां पर जैसे अगर मैं NTPC की बात करूं तो वहां पर वेन डायग्राम में 2 वेन डायग्राम, 3 वेन डायग्राम, 4 वेन डायग्राम तक भी क्वेश्चन आपके आते हैं, और वो भी गुच्छों में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम के लिए बड़ा फेवरेट है ये क्वेश्चन। तो यहां पर ये हिंदी मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, अंग्रेजी है। ये जो कॉमन वाला है ये आपका क्या होगा, ये दोनों में फेल कितने हो रहे हैं, 22। तो जो 20 में लिख रहा हूं ये 22 है। ठीक है, 36% हिंदी में है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये आपका बता रहा है 36%, और इंग्लिश में कितना है, 47। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें और बताऊंगा तो इसको भी आप ध्यान से नोट कर लेना। ये फेल का वेन डायग्राम बन रहा है। तो ये बताइए, ये पूरा 36, ये ध्यान समझिएगा, ये पूरा आपका 36 है। ये 36 में अगर मैं 22 निकालूंगा तो ये इतना वाला जो सेक्शन है, ये वाला ये आपका आएगा केवल, इसको हम बोलते हैं ओनली। हिंदी में फेल हुए विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 14%। अगर ऐसे ही मैं इसका निकाल दूं, ये वाला सेक्शन
47 ये पूरा है। 47 में अगर मैं 22 निकालूंगा तो ये वाला सेक्शन जो होगा केवल इंग्लिश में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या लिखा है ना, कितने विद्यार्थी फेल हुए 47%। 47 में से अगर 22 निकालूंगा तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से ये आपका 25%। तो ओवरऑल अगर हम बात करूंगा कितने फेल हुए तो आप इसको पूरा जोड़ लो, 14, 22 और 25। 14, 22, 25 कितना हो जाएगा 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा 61%। अब जैसा कि मैंने बोला था ये फेल आ रहा है तो 100 में से इसको माइनस कर लो, तो 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39%। एक काम की बात जो ध्यान सुननी है, जैसे यहां पर आप सबको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वेन डायग्राम आप बना रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि हमें पूरा अगर निकालना है तो मुझे ये वाला सेगमेंट और ये बीच वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ये पूरा निकाल कर हमने जोड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर इतना सेगमेंट तो आपका डायरेक्ट दिया है 36 और इतना क्या दिया 47। तो इन 36 और 47 में मतलब इसके स्थान पर जो बड़ी वाली होगी, जो बड़ा होगा उसको डायरेक्ट ले लो। जैसे अब देखिएगा इसको मैं 47% डायरेक्ट ले लेता हूं क्योंकि ये पूरा मैं काउंट जब करूंगा 47 तो उसमें ये 22 भी क्या रहेगा इंक्लूड रहेगा। इसका मतलब केवल में अगर ये केवल हिंदी वाला पोर्शन निकाल दूंगा इसमें जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट हमारा 61 आ जाएगा। कुछ ना कुछ सेकंड तो बचा ना, तो मैं क्या करूंगा 36 में से 22 में तुरंत निकालूंगा और कितना आ जाएगा 14। तो 47 और 14% देखिए तुरंत आपका क्या जाएगा 61%। तो ये आपका बेस्ट अप्रोच होगा इसमें भी कुछ चीजें आसान करने के लिए, ठीक है। बाकी 100 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा 39%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको आप बताइए अच्छे से, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात है 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात है 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहां पर पहली, दूसरी और तीसरी ऐसे लिख लो। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है कितना दिया है 2 और 3। फिर लिखा है दूसरी तथा तीसरी, यहां देखिए दूसरी अब आपका 5 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। आपको पता है कि दूसरी यहां पर अगर आप ध्यान दें तो 3 यूनिट यहां है 5 यूनिट यहां है। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं सेम बना लेते हैं। जब दोनों को आप सेम बनाओगे तरीके तो बहुत हैं, आप चाहो तो 3 यहां भी लिख सकते हो 5 यहां भी लिख सकते हो, क्लियर है। चलिए फिलहाल इन दोनों को सेम बना लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15। तो इसका मतलब इसको 15 बनाने के लिए इस रेशियो में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस रेशियो को, इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दें देखिए मैं तुरंत लिख रहा हूं एक बार में तीनों का रेशियो, 5 दूनी 10 और ये तो 15 आ जाएगा यहां से भी और 3 8 24, ये आपका रेशियो आ जाएगा। और जो आपसे तीसरी संख्या और तीसरी संख्या पूछा है, इसका मतलब जो हमारा तीसरी संख्या होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल वाले अस्त्र का यूज करेंगे इसमें। 24 का मतलब क्या होगा, वो भी वही ऑप्शन होगा जो हमारा 24 से कट रहा होगा। 24 से कटने का मतलब ये है कि वो संख्या 8 के साथ साथ 3 से भी कट रही होगी। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें ये 3 से भी कट रहा है 8 से भी कट रहा है, ठीक है। ये 8 से कट रहा है, हाँ 8 से कट रहा है ये, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ये भी 8 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, क्या ये 8 से कट रहा है? ये 8 से नहीं कट रहा है। तो आपने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल को ऐसे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब इसको मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं ए या सी। तो इसका हमारा आंसर जो होगा 100% या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब इस लाइन का यूज करते हैं, तीन संख्याओं का योगफल 392 है तीनों संख्याओं का, तो इसको जोड़ लीजिए 10 15 25 25 और 24 49। तो 49 यूनिट जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 392 के बराबर। और एक यूनिट की वैल्यू अगर निकल गई तो हमारा 24 यूनिट की भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये कितनी बार जाएगा ये डायरेक्ट अगर आप ध्यान दें तो ये डायरेक्ट आपका कितनी बार जा रहा होगा 8 9 72, 8 चौक 32 और 7 39, ये डायरेक्ट 8 बार जा रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है ना। तो 24 गुणे 8, 24 गुणे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, 192।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 192। क्लियर है? लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल को यूज जरूर करेंगे। फिलहाल यहां पर काम नहीं बना, हमारा 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। ऐसा हो सकता था कि शायद यहीं से हमारा तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते और एक बार में ही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप जो है 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना है 48 मीटर स्क्वायर है। तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो मेज की जो कर्ण की लंबाई पूछा है तो सीधी बात है, अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपका काम यहां से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, आप इसको एक बार चाहे तो ट्राई कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, तो आयत जो होता है आपको अच्छे से पता है कि यहां पर एक आयताकार मेज की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, उसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है आपको अच्छे से पता है, क्या होता है परिमाप? 2l + b आयताकार है बराबर कितना दिया 28। तो एक इक्वेशन हमारा क्या बन गया l + b बराबर 14, पहला इक्वेशन। फिर देखिए दूसरा क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। तो जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 48 होता है। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब चाहे तो आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके l और b का मान निकाल लें, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि यहां पर जब आयताकार यहां जो पूछ रहा है इसके कर्ण की लंबाई, कर्ण मतलब वही विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है आपसे, मतलब ये आपसे लंबाई पूछना चाह रहा है। तो यहां पर देखना है ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और सीधी बात है जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, मैजिक ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कैसे यूज करना है उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे आप सोच सकते हैं। जैसे रीजनिंग नहीं लगाते वैसी रीजनिंग आपको लगानी है। तो यहां पर देख रहे हैं ये 14 ये 48 है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक चीज तुरंत देखिए आ गया कि 8, 6 और 10 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, अब ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? देखिए 8 और 6 14, हाँ बिल्कुल 8 6 14, 8 छंग 48। इसका मतलब ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा। जरूरी नहीं है, B आपका 8 भी हो सकता है और L क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पता चल गया कि ये दो भुजा की लंबाई हमारी आ गई तुरंत पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। और अगर 6 8 ये है, 6 और 8 मिल गया तो इसका मतलब 100% ये क्या होगा 10 होगा, 10 मीटर। क्या होगा 10 मीटर। क्लियर है? यही पूछ भी रहा था कि मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इस तरीके से आप आसान कर सकते थे। कोई भी इक्वेशन अगर आपने बनाया है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। घातांक और करनी का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने सारे कैलकुलेशन ट्रिक पर जो भी मैंने बोला है शुरुआत की क्लासेज में कि आपको क्या क्या याद करना है जिससे आपकी मैथ्स में अच्छी खासी स्पीड बन जाए, तो अगर वो चीज अगर आप ध्यान होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देखते ही दे सकते थे। इसका आंसर क्या होगा 27 होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? ठीक है, अब यही तो लॉजिक है ना। अगर आप अच्छे से आप पढ़े हैं तो देखते ही आप बता दोगे, आगे बढ़ जाओगे, 100% वो सही भी होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहां से आपसे पूछा है, एक्चुअल में क्लू यहां से मिल गया आपको, x की पावर x। और अगर आप ध्यान दें इसका मतलब x की पावर x का मतलब समझ रहे हैं, या अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, या अगर ये 3 है तो 3 की पावर 3 27, 4 है तो 4 की पावर 4 क्या जाएगा, आपको अच्छे से पता है 256। तो ऐसा कोई ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 3 की पावर 3 27 दे रहा है, आंसर आ गया। अब इसको चेक नहीं करने की जरूरत है, 100% हमारा आंसर यही है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अब इसको मैं करना है तो इसको भाई कर लेते हैं इसको डिटेल में। यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जो 3 की पावर x - 1 है, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आपको यहां से कॉमन लेना होगा। इसको मैंने इस तरीके से लिखा। अब यहां से अगर मैं 3 की पावर x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 1, और यहां से 3 की पावर x कॉमन आ गया तो बचा क्या 3 की पावर -1। इसको क्या लिख सकता हूं 1/3 बराबर 18। ठीक है, बराबर 18। तो 3 - 1 2/3, इसका मतलब 3 की पावर x, और ये आ जाएगा 2/3, और ये 18 आ गया। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 9 18, ये 3 का स्क्वायर है, और 3 को अगर मैं उधर भी भेज दूंगा तो ये बन जाएगा क्या 3 की पावर x,
और ये 3 का स्क्वायर और एक बार 3 यहाँ पर है तो 3 की पावर 3, तो x बराबर क्या आ गया, कंपेयर कर लेंगे ना, x बराबर 3, और जैसे x बराबर 3 आया तो इसका आपको पता ही है 3 और ये भी 3, तो 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27। आपने देखा आसान है, आसान है, तरीका भी आसान है, लेकिन क्या ये सब करने की जरूरत थी, नहीं जरूरत थी, क्योंकि हम देखते ही लॉजिकल बेस पर भी देखकर बता सकते थे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा 27। और ऐसे ही देखिए प्रैक्टिस का फायदा इसीलिए आपको मिल रहा है क्योंकि यहां पर आपको इसी तरीके से कोई भी एग्जाम अगर आप बैठते हैं इसी तरीके से आपका अप्रोच डेवलप होना चाहिए। आप पूरी मैथ्स पढ़ लें वो अलग बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के मोड में आते हैं बहुत सारी नई नई बातों का पता चलता है कि कैसे हम ऑप्शन को यूज करते हैं, कैसे हम जो बहुत सारे मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इन सब का यूज में कैसे लेते हैं वो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको समझ में आता है। और इन जो आपको मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको लगातार करा रहा हूं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है, आपकी सोच डेवलप होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। देखिए तरीका भी मैं आसान बता रहा हूं, तरीका भी मैंने आपको आसान बता दिया, और जैसे यही क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा अरे यार ये बड़ा आसान है, 999 कितनी बार है, 6 बार है, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग लिखा, इसको अलग लिखा, फिर सॉल्व किया और आप वहां तक पहुंचे, ऐसे कुछ करोगे, ठीक है। वो तुम्हें ई बुक में भी लिखा है, लेकिन यहां जो आपको यहाँ वीडियोस क्या फायदा होने वाला है कि हमारी अप्रोच, ठीक है, आप अगर ध्यान से ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें यूनिट डिजिट पे देखिए 7, 9, 4 और 9 है, मान लीजिए 9 यूनिट डिजिट पर आपका 2 बार है, अगर यूनिट डिजिट आपका 9 आता है सॉल्व करने पर तो कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन अगर 9 नहीं आया, 7 और 4 में से कोई आ गया तब तो हम एक बार में आंसर टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच जो होगा वो क्या होगा, किस अस्त्र का यूज करेंगे यहां पर, यूनिट डिजिट वाला, कि हम कैसे यूनिट डिजिट पर काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 999, इसको क्या लिख सकता हूं, 999 प्लस 1/7, 999 कितनी बार है, 6 बार, तो मैं क्या बोलूंगा 999 गुणे 6, और प्लस फ्रैक्शन वाले पार्ट को ये नहीं कि 1/7 प्लस 2/7 ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको तुरंत देख कर ही स्कैन कर लेना है क्या आने वाला है। देखिए 7/7 है और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, इसको बस जोड़ देना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 5 + 6, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, ध्यान से देखिए 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 और बटे 7 है तो कितना आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, यहां देखिए 9 6 का 54, यूनिट डिजिट पर कितना आया 4, और यहां से कितना आया +3, इसका हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। क्या एक ही ऑप्शन में है क्या 7, हाँ बिल्कुल है, हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। आया समझ में, कुछ ना कुछ सेकंड तो बचा ना, 5 सेकंड, तो वो आपके लिए काफी है, और ऐसे कुछ ना कुछ सेकंड बचाकर आप अपने मैथ्स को वो धार दे सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और अदर सेक्शन में भी अपना टाइम वहां पर दे सकते हैं अगर यहां से आप बचा लेते हैं, और आपको यहां पर मजा भी आना स्टार्ट होता है कि हाँ कि मैथ्स में ऐसी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे चलकर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहां लिखा है 11 परिणामों का जो औसत है, जैसे से बोलता जा रहा है लिखते चलिए, 11 जो परिणाम है इसके जो औसत है एवरेज कितना दिया, ओवरऑल ये 50 दिया है। फिर क्या बोला, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, शुरुआत के जो प्रथम 6 है परिणाम, प्रथम 6 परिणामों का जो औसत है वो कितना दिया है, 49 दिया है। और फिर लिखा है अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6, इसका मतलब एक नंबर आपका रिपीट हो गया होगा क्योंकि 6 6 12 बना दिया और ये 11 है टोटल, ठीक है। तो अंतिम 6 जो परिणाम है इनका औसत कितना दे रहा है भाई, 52 दे रहा है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है औसत का, हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं, कुछ भी यहाँ पर फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये जो बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग समझते हैं भाई 11 परिणाम है, उसका जो पूरा औसत है कितना है, 50 है, मेन औसत यही है।
इससे आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए 50 और 49 में अगर आप कंपेयर करोगे तो कितने की कमी आ रही है? एक की कमी है, एक की कमी है, एक की कमी है। लेकिन ऐसे कितने नंबर है हमारे पास? प्रथम 6, तो 6 है। एक में अगर एक की कमी है, मैं मान लेता हूं ना कि जो 6 आपके परिणाम है वो भी सारे ही आपके परिणाम के औसत जो होंगे कितने होंगे? 49। ये जो 11 परिणाम है सभी के कितने रहे होंगे? 50 50 50 रहे होंगे। क्लियर है? तो हर एक परिणाम का जो यहां पर है वो 49 है, तभी औसत आपका 49 मेंटेन रहेगा। ये हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सभी में 6 में एक एक की कमी हुई, तो कितने की कमी हुई? -6 की। कितने की कमी हुई? -6 की। अंतिम 6 परिणाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंतिम 6 परिणाम में अगर आप ध्यान दें 50 और 52 में ये 2 अधिक है, और ऐसे ही सभी में 2 2 अधिक होगा, और कितने में? पूरे 6 में अधिक होगा 2 2, तो 2 छंग 12 प्लस 12, ध्यान रखिएगा यहां पर प्लस 12 अधिक आ गया। प्लस 12 क्या आ गया? अधिक आ गया। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अगर ये भी +6 होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी +6 होता तो हमारा जो औसत होता उस पर कोई भी फर्क ना पड़ता, हमारा औसत पे कोई भी फर्क ना पड़ता और यही हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर फर्क पड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो 2 बार रिपीट हुआ है उसका भी फर्क पड़ा है। तो यहां पर देखिए -6 + 12, इसका जो रिजल्टेंट आएगा -6 + 12 क्या आ रहा है? +6 +6 कितना आ रहा है? +6। इसका मतलब हमारा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरा औसत में, जो मेन आपका औसत होता है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सभी में अगर आपका जो डेविएशन है अगर वो पूरा जोड़ने पर 0 आना चाहिए, लेकिन ये +6 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब जो आपसे पूछा गया था यहाँ पर छठा परिणाम, वैसे तो देखा जाए 50 होना चाहिए था, लेकिन ये 6 अधिक आ रहा है। इसका मतलब वो अपने पास वो 6 रखेगा, तो 50 + 6, 50 + 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। कितना होगा? 56। देखिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन अगर ये सब आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। बाकी तो डिटेल में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा? 56 आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा एक बार, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया है, तो कुल कितने वोट डाले गए थे? ठीक है, 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार क्या हो गया? 16,000 वोटों से पीछे रह गया, मतलब कहीं ना कहीं वो हार गया है। तो सीधी बात है, जो हारने वाले वोट जो उम्मीदवार है उसको 30% मिला, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा? जीतने वाले को 70% मिला होगा, और हारने वालों को कितना मिला? 30%। तो भाई जो हार जीत का फैसला क्या होगा? भाई इसको जितना मिला, इसको जितना मिला, तो भाई सीधी बात है, इसका जो डिफरेंस होगा वही तो हार जीत का कारण रहा होगा, 40%। तो ये 40% जो है देखिए लिखा है ना, उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, इसका जो इसका डिफरेंस होगा यही 40% क्या होगा? यही 16,000 वोट के बराबर होगा। और कुल कितने वोट डाले गए थे? तो वो कुल कितने वोट डाले गए थे? 100%, क्योंकि कोई भी मत अवैध नहीं घोषित किया गया। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या मानेंगे कि जो टोटल वोट है वो 100% है। तो 40% बराबर इतना हो गया, 1 0 यहां से काट दीजिए, 4 चौक 16, 400। तो ये 1% बराबर आपका कितना आ गया? 400। तो 100% बराबर 2 0 और यहां पर लगा दीजिए। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40,000। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है। कितना आता है? 60 आता है। तो वह कौन सी संख्या है? आसान सा क्वेश्चन है। एक संख्या के 60%, तो मान लेते हैं एक संख्या x है, इसका 60%, 60% मतलब 60/100, इससे 60 घटाया जाता है। जब 60 घटाया जाता है तो परिणाम कितना आया? 60 आया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 60x -60 उधर जाएगा तो 120 × 100। ये 60 से काट दीजिए, ये 2 बार गया, 2 × 100 कितना आ गया? और यही x आपका क्या था?
यही वो संख्या थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 200, डी ऑप्शन। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। जैसा बोला वैसा बना दिया और तुरंत आपने आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 21 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। थोड़ा ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक समीकरण का फॉर्म लिया हुआ है, एक इक्वेशन का फॉर्म है। ये आपका सेटिस्फाइड कब होगा, ध्यान दीजिएगा। ये अगर +3 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, अगर इन तीनों की वैल्यू अगर -1 होगी, तीनों की वैल्यू अगर -1 होगी तो -3 और इधर से +3, तो ये क्या आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। ये क्वेश्चन देखने में आसान था, इसको पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करिए, किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को, इसमें से। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तभी सेटिस्फाइड होगी जब इसकी वैल्यू -1 होगी। बस ये रिलेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर, देखिए -a, देखिए जब ये इधर जाएगा तो -b + c, और a को भी -b, क्योंकि दोनों ही साइन बदल जाएगा, -b -c, और a को उधर भेजेंगे तो -a हो जाएगा। तो x बराबर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a + b + c। यही पूछा भी गया था, x का मान। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये तीनों ही प्लस में है, ये माइनस बाहर होना चाहिए। हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है, ये x² है, x²/4 + 1/x² का मान क्या है। जब भी अगर ऐसा स्क्वायर में पूछा जाए तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, और इसी के जैसा x²/4 है तो इसका मतलब ये कब बनेगा, इधर से जब आपको x/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x/2 जब मिलेगा तभी तो x/2 का होल स्क्वायर करूंगा तभी तो बनेगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और वो चीज आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, और मेरी बात सुनते ही सुनते आ जाएगा। क्या समझिएगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, आपका x²/4 तब आएगा जब आपका यहाँ x/2 आएगा। तो आपने जब ध्यान से देखा तो यहां पर इंटू में 7 भी लगा हुआ है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर मैं इस 7 को हटा दूं तो हमारा x/2 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में 7 से भाग दे दूंगा। जब इसमें मैं 7 से भाग दूंगा तो आएगा x/2, और इसमें भी 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2, और इसमें जब 7 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1/x। और जैसे ही आपने भाग दिया ना, बाकी आगे वाला भी अपने आप भी बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा। 1/x² यहाँ पर है, इसका मतलब ये 1/x है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी तो ये आएगा। तो मैं इसको इधर अगर लेकर आऊं, x/2 - 1/x, और 2 को उधर भेज दूं तो क्या आ गया, -2। बस यही तो बनाना था। अब इसको होल स्क्वायर कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर आपको अच्छे से पता है। चलिए a - b का होल स्क्वायर, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं, बराबर क्या होगा, a² + b², यही आपको निकालना भी है, देख लीजिए। और माइनस, क्योंकि माइनस है ना, -2 × a × b। a क्या है, x/2 है, b क्या है, 1/x है, × 1/x। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, यहां से आएगा -1। क्या आएगा, -1। इसकी वैल्यू कितनी है, -2। तो -2 का होल स्क्वायर 4, और ये -1 वाला जब इधर आएगा तो क्या आएगा, +1। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या आ गया, 5। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आपसे पूछा गया था वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका थोड़ा जो लॉजिक है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन है ये एक बार आप पढ़ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों को क्रमशः 20, 25 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सीधी बात है, यहां पर कहीं ना कहीं दूरी को बराबर बताया है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दूरी हमारा क्या है, कांस्टेंट के तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहां पर हम दूरी को मानते हैं,
ठीक है। दूरी को कैसे मानेंगे ये भी एक तरीका है जो आपको ध्यान सुनना है। वो क्या है, जब भी अगर आप दूरी को मानोगे तो आप ध्यान रखिएगा जो भी आपकी स्पीड दी गई है, जैसे 20, 25, 40 किलोमीटर जो दिया गया है, इसका आपको एलसीएम में रखना है। इसका एलसीएम जो निकालेंगे उसी को दूरी मानना होगा। वैसे तो दूरी आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन वहां फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आप एलसीएम में मानोगे, इसका एलसीएम लेकर मानोगे, तो आराम से इजिली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो 20, 25 और 40 का अगर मैं एलसीएम की अगर बात करूंगा, जो हमारी दूरी होगी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200। अब 200 तो आपने मान लिया, अब अगर 200 भी मानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बात समझिएगा। अब 200 जो आपने माना है, तो यहां पर देखिए 3 बराबर भागों में, कुल दूरी को 3 भागों में कर रहा है, तो मैं दूरी जो होगी उसको मैंने क्या ले लिया, 3 गुणे 200, मतलब ये हमने माना है कितना, 600 किलोमीटर। क्योंकि दूरी हमें पता नहीं है तो हम इसको मान के करेंगे और 100% हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। औसत चाल क्या होगा, वो आ जाएगा। तो औसत चाल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। औसत चाल का जो फार्मूला बनेगा वो होगा, औसत चाल ये होगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय मतलब जो भी लगा समय होगा, कुल समय ये आपका होगा। अब इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। कुल दूरी का मतलब हमने 600 माना, और 600 को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं तो 200, 200, 200, तो कुल दूरी तो आपका 600 ही होगा। कुल दूरी कितना होगा, 600 होगा। अब देखिए यहां पर 600 ये आ गया। अब यहीं पर आपको पूरा समझना है, खेल यहीं पर है। ये जो कुल समय है, ये जो कुल समय है, तो क्या आपको पता है ना कि जो समय होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समय को मैं दूरी बटे चाल भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें समय भी नहीं पता है। क्योंकि यहां अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो समय नहीं पता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मैंने दूरी को मान लिया है और हमें स्पीड भी पता है, चाल भी पता है, तो हम समय निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से कि समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो जो पहला 3 भागों में बांटा गया, इक्वल इक्वल भाग में चल रहा है, 200, 200, 200, तो इसका मतलब जब आगे चलेगा पहले 200 चला होगा, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो क्या ये समय आया कि नहीं आया, भाई समय बन गया ना। फिर आगे 200 चला, कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से। फिर आगे 200 चला, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल का मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा था, तो एवरेज स्पीड बराबर 600 तो ऊपर था, बट यहां देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कितना, 25 8 200, और ये 5 आ जाएगा, तो 8 5 13 10 23, तो 600 बटे 23, 600 बटे 23 क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि औसत चाल है। तो देखिए 600 बटे 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो देखिए यहां पर 23 अपान में कहीं दिख रहा है क्या, एक ही जगह, देखिए 2 जगह है, ये 23 है, ये 23 है, लेकिन अपान में 23 रहना चाहिए, अपान में 23 रहना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, आप चाहे इसको करके देखिएगा, हमारा आंसर 26 सही 2/23 ही आ रहा होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आसान आप बना सकते हैं। कैसे मानना है, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट था, और कुल समय को कैसे बदलना है ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अपने कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है वो भी आप बिना ये सब लिखे भी कर सकते थे। कैसे, अब थोड़ा सोचिएगा। आपको पता है, आपने बुझवानी समझ लिया कि भाई हमारा 600 है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपने 200 200 में बांटा तो 25, देखिए 20 में 200 में 20 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 10, दिमाग में रखते चलिएगा 10। 25 में 200 किया, 10 और 8 आ गया, 10 8 18। फिर आपने 40 से 200 में किए भाग दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया, 18 5 23। इसका मतलब जैसे ही नीचे 23 आया, कुछ नहीं सोचना है, आपको तुरंत समझ में आ गया हमारा जो आंसर बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 26 सही 2/23। तो आप अपनी स्पीड इस तरीके से बना सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि अगर आप कुछ चीजें स्किप करेंगे तो खुद ही आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है। लिखा है, एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ में ज्ञात आपको करना है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा लॉजिक समझिएगा। यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा,
अब आप बोलेंगे सर हर बार आप ऐसे लगा देते हैं, थोड़ा लॉजिक समझिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। यहां पर जब भी ये एक्चुअल में डिसऑनेस्ट सेलर वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, बेईमान दुकानदार वाले, वही वाले टाइप के क्वेश्चन है। तो यहां पर ऐसे समझिएगा, एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। इसका मतलब 1000 ग्राम, इसको ग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं जिससे आपको समझ में आए, 1000 ग्राम वो सामान लाया, ठीक है। अब वो 5%, 1000 ग्राम अगर मानते हैं, जैसे आप 100 मानते हैं, ऐसे 1000 ग्राम मान लिया, अगर इस पे आप 5% का लाभ पाएंगे तो कितना पाएंगे बताइए, 50। तो 1050 भाई इतने में बेचा होगा वो, 5% लाभ पर बेचता है। फिर लिखा है तथा 20% वो कम वजन का प्रयोग भी करता है। समझिएगा ध्यान से, यहां पर बेईमानी चरम पर चल रही है। तो 20% अगर वो कम वजन तोलेगा तो जो 1000 ग्राम सामने वाले को लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप ग्राहक हैं, ठीक है, और जो दुकानदार है, अब भाई आपको तो पता करेगा नहीं, आपको तो यही पता चल रहा है कि मुझे 1 kg का सामान मिल रहा है, जबकि उसने क्या किया, उसने उसमें वजन में क्या किया, 20% का यहां पर छल किया है। मतलब वो वजन में क्या कर रहा है, 20% की कमी कर दे रहा है। मतलब जो 1 kg वाला बाट था, 1000 ग्राम वाला जो बाट था, वो कहीं ना कहीं पीट पाट कर या कुछ निकाल और कर उसको उसने 200 ग्राम वहां से कम कर दिया, क्योंकि इसका 20% कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। इसका मतलब वो 800 ग्राम तौल रहा है। लेकिन सामने वालों को क्या पता चल रहा है, सामने वाले को तो 1000 पता चलेगा। क्लियर है, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद बोला उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब समझिएगा, उसको लाभ कितना मिला पता है, 50 ग्राम तो डायरेक्ट उसने इसी पे कमा लिया, 50 ग्राम, और उसके अलावा 200 ग्राम जो वजन पे कमा रहा है, इसका मतलब 250 ग्राम तो ऐसे ही यहां पर कमा लिया वो, 250 ग्राम। और यहां पर अब बात होती है कि किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, 1000 के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, 1000 नहीं, क्योंकि भाई वो अपना जो तौला है वो 800 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालेगा ना, वो भले सामने वाले को 1000 लग रहा है लेकिन वो 800 के रेस्पेक्ट में निकालेगा, ठीक है। तो 800 गुणे 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 जीरो ये 2 जीरो गया, तो यहां से आ जाएगा 31.25%। तो जो प्रतिशत लाभ होगा, उसके जो लाभ हो रहा होगा कितने का, 31.25%। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया, थोड़ा समझिएगा। यहां पर मैंने यूज किया है थोड़ा सा क्या, मैजिक ऑफ 8, जो कैलकुलेशन का जादू है 8 का और 7 का, इसका मैंने यूज किया है। कैसे समझिएगा ध्यान से, और जबकि मैंने शुरुआत से ही जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी बाकी हैं, इसीलिए नीचे आपका जो स्क्रॉल कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां से जानकारी ले सकते हैं पेड बैच के लिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखना है, फिलहाल यहां से जितना हो सके आप सीखिए। अब मैजिक ऑफ 8 क्या है, समझिएगा ध्यान से। मैजिक ऑफ 8 ये है कि किसी भी संख्या में अगर मुझे 8 से भाग देना है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा मुझे टाइम लगेगा नहीं। टाइम कहां लगता है, दशमलव के बाद जो संख्या, जो भी डिजिट्स आते हैं उन पे टाइम लगता है। लेकिन अगर आप उस पे काम कर लें तो हम तुरंत कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। अब यहां मैंने कैसे किया, क्योंकि जब आपने 20%, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 20% जब आपने कम किया तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि 8 आपका नीचे होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 800 आ गया था। मुझे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे डायरेक्ट दिख गया कि नीचे 8 होगा, और इसका मतलब नीचे अगर 8 होगा तो और सारे ही ऑप्शन में क्या दिख रहा है, देखिए सारी चीजें दशमलव में दिख रही हैं, बस एक ही चीज आपका 41% के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो सीरीज बात है, मैंने जैसे देखा मुझे पता चल गया भाई ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास बचा क्या, सी और बी बचा। तो जब आप ये चीज सोचेंगे ना तो डायरेक्ट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो आपका दशमलव में आएगा वो 0.25 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.125 होता है, 0.875 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, लेकिन कभी भी 0.45 नहीं आता 8 से भाग देने पर, कभी भी 0.43 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आप कभी कभी कुछ चीजें देख कर ही आप वहां पर टिक कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। 41% भी हो सकता था अगर पूरा पूरा कटेगा। तो फिलहाल क्योंकि दशमलव में 3 चीजें दी गई हैं, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार में हम आंसर बता सकते थे। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा डिसऑनेस्ट सेलर का, ठीक है। 31.25% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन, एक बार आप इसको देख लो और यहां से इसका आंसर बताइए।
यहां पर अगर ध्यान दें थोड़ा सा, एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है। यदि प्रति वर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी अवमूल्यन होती है तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10% को आपने बदल दिया कितना, 1/10 में। इसका मतलब पहले 10 था, अब 1 की कमी हो रही तो क्या बोलोगे, 9। भाई 10 तो शुरुआत में था, 1 क्या बता रहा है, कमी बता रहा है, तो पहले 10 था, 1 की कमी हो गई, 9 हो गया। और ऐसे ही आपका 3 साल तक चलता रहा, 10 9 10 9 ऐसा। और ये जो 9 आ रहा है ये बाद का, देखिए हर साल आपका 10% की कमी हो रही है। इसका मतलब यहां से आपका आया 1000 और यहां से 9 का क्यूब कितना होगा, 729। अब देखिए करने का तरीका क्या होता है, अब 1000 यूनिट की वैल्यू पता है कितना है कि 2 लाख के बराबर, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, फिर 729 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्या मुझे ये करने की जरूरत थी, नहीं थी। ठीक है, क्या करना था समझिएगा, जब आपने देखा ना 10% की कमी, आपको तुरंत समझ में आ गया कि 10 9 ऐसे बना रहा होगा। इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा 100% वो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटना चाहिए। 5 4 9 1 10, ये 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 5 4 9 8 1 9, ये 9 से कट रहा है। यहाँ देखिए 8 1 9 ये कट रहा है, लेकिन 5 नहीं कट रहा है 9 से। यहाँ पर ऐसे देखेंगे 8 1 9 ये भी नहीं कट रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होंगी। देखिए तरीका भी आपको मतलब बेस्ट तरीके से बता रहा हूं। कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है, कुछ ना कुछ सेकंड कैसे अपना बचा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में पूरा आपको यहां पर बता रहा हूं, जिससे आपको यहां पर मजा आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। ये सेट भी आपका अभी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां लिखा है, यदि किसी धन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना दिया है, 15.50। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट तो मूलधन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 1/10। जब 3 वर्ष होता है तो जो भी नीचे वाली चीज होगा इसका क्यूब करके हम लोग मान लेते हैं कि लेट P जो होगा 10 का क्यूब मतलब 1000 यूनिट होगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो 1000 ये आपका माना गया है मूलधन, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100। यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा और यहां भी 100 होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे ही आपके मूलधन पर समान ब्याज लग गए होंगे। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान ही रहता है। जब दूसरे साल में आप एंट्री करोगे तो दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 100 रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर भी ब्याज पाना। तो इस 100 का भी 10% जब आप पाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पे आ जाइए, जब तीसरे साल पर आएंगे तो इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10%। कितना भाई, 100 का 10 10 ये हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है। ये आपका हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल का। तो 3 साल का ये देखिए पूरा आपका ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा, ये थोड़ा मैं थोड़ा सा इसको कलर से लिख करता हूं। ये पूरा आपका जो है ये पूरा CI है। कितने साल का, 3 साल का, 3 साल का। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये 100 वाला, ये 3 साल का क्या है, SI है। 3 साल का SI है। अगर मुझे अंतर निकालना है तो मुझे पता है भाई, मैं पूरा CI निकालूंगा, फिर SI निकालूंगा, घटाऊंगा। तो भाई ये जो 100 है ये तो तीनों में ही आ चुका, तीनों में ही आ गया। मतलब सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आया और साधारण ब्याज में भी आया। तो क्यों मैं इसको जोड़ूं, मुझे तुरंत पता चल गया कि ये जो आपका है ये वाला, यही आपका क्या होगा, यही आपका डिफरेंस होगा। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 10 10 20 10 30 और 31 यूनिट जो होगा यही आपका अंतर है। और ये किसके बराबर है, 15.50 15.50। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ये जो है 31 यूनिट का आधा है, ये एक्चुअल वाला है, एक्चुअल है और ये मानने वाला है। ठीक है, इसका मतलब
जो हमारा मानने वाला है वो कहीं ना कहीं इसका क्या है, दुगना है, इसका दुगना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप अगर देखें, अगर मैं जो मानने वाला है अगर मुझे 15.5 करना होगा तो इसका हाफ करना होगा, और अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो इसके बराबर होगा। इसका जो 1000 यूनिट आपने माना है तो इसको भी हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप अपना काम बस आसान कर सकते हैं। बताइए, तो यहां समझ में आ गया? ये तो चला, ये तो इस तरीके से किया। एक आपको और भी बेस्ट अप्रोच बताता हूं, समझिएगा ध्यान से। जब आपका 10% होता है, 10%, तो यहां पर आप देखते हैं 1/10 आ रहा है। अगर आपका अंश में 1 लगा हो, अगर अंश में 1 हो, ठीक है, और 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, इसका जो फॉर्मेट होगा इसको आप 1/a की तरीके ट्रीट करिए। मतलब जो a होगा वो 10 हो जाएगा। तो यहां पर CI माइनस SI, ध्यान दीजिएगा, CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स। कब? जब आपका अंश में 1 लगा हो, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 3a+1 क्या होता है, 3a+1। मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 3a+, जहां पर a क्या है, 10 है, तो इसका मतलब 3 धामा 30, 1 31। मतलब मैं डायरेक्ट यहीं से देखकर मैं तुरंत बोल देता 31 यूनिट ही क्या है, 10.5 के बराबर है। एक बार में मेरा यहां पर 4 से 5 सेकंड में ही आंसर आ जाता। ठीक है, मैंने तरीका भी बता दिया, और ये आपका एग्जाम वाला अप्रोच है। शायद मैंने बुक में नहीं दिया है, ई बुक में, लेकिन वीडियोज में, जैसे सीधी सी बात है, जो चीज वहां नहीं दे पाया, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको वीडियोस के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से बहुत कुछ नया आपको यहाँ मिलने वाला है, और आप मन बना पाएं कि मैथ्स में अभी मुझे बहुत कुछ जानना है। जो हमारे स्टूडेंट हैं अगर देख रहे हैं तो उनको तो मजा आ ही रहा होगा, क्योंकि वो हमसे पहले ही पढ़ चुके हैं और वो बस प्रैक्टिस देख रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सोचें इस बारे में कि अभी हमारे अंदर कहां कहां कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। इसका आंसर क्या आएगा, 500, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहां पर भी देखिए यूनिट डिजिट फिर दिख रहा है, देखा यूनिट डिजिट देख रहे हैं, सारी चीजें डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं। अब देखिएगा यहां पर देखिए 100 है। एक चीज और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे देखिए अगर हमारे पास 2 लगातार संख्या होती हैं, 2 लगातार संख्या हो और उनका मुझे 3 लगातार संख्या हो, अगर मुझे इसका योगफल निकालना होगा तो जो बीच वाली संख्या होगी उसमें अगर हम जितनी भी संख्या होगी अगर मैं उसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाता है, योगफल आ जाता है। चेक कर लीजिए, 3 2 5 1 6। अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या बताने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि 1999 998, फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। आप देख रहे होगे, देखिए फिलहाल ये लिखना नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपके पास 3 लगातार नंबर है और ये सारा क्या करना है, प्लस करना है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या 999 होगी। इसका मतलब 999 में अगर मैं गुणे 3 कर दूं तो हमारा योगफल आ जाएगा इन तीनों का। अब यही तो बताया, योगफल आ जाएगा। इसका मतलब बाकी आप देख लेना क्या आएगा, वो भी आपको अच्छे से पता है। लेकिन यहां पर आप फ्रैक्शन वाले पार्ट पर आते हैं, 4/7, 1/7, 2/7। तो 4 1 5 2 7, 7/7 क्या आएगा, 1 और दे देगा। तो यूनिट डिजिट पर अगर हम काम करें तो 3 9 27 7 ये आ जाएगा, और 1 यहां से भी आ जाएगा। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा ये भी 1 देगा। इसका मतलब जो ये 8 आ रहा है ये आपके यूनिट प्लेस में होना चाहिए, इकाई अंक पर। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन था, 2998। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो 2997 कब आता, जब आप सिर्फ इसको सॉल्व करते, इसको योग करते। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, 2998। छोटा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर भी कुछ ना कुछ टाइम आप सेव कर सकते थे। तो 27 आपका हो चुका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर लिखा है, किसी मिश्रण में दूध व पानी 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। कितना मिलाया जा रहा है, कितना लीटर, 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा आपको यहां पर ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, दूध और वाटर कितने अनुपात में है, 7 और 5 के अनुपात में है।
फिर बोला गया यदि 15 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है, 15 लीटर पानी और मिला दिया गया तो अनुपात क्या हो जा रहा है मिल्क और वाटर का, 7 और 8 का हो जा रहा है, 7 और 8 का हो जा रहा है। फिर बोल रहा है नए मिश्रण में, जो आपका ये वाला नया मिश्रण होगा, ये वाला, इसमें आपका पानी की कुल मात्रा आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है? अब थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे अगर आप सोचें, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास दूध और पानी का अनुपात जो भी है, अगर जब आप पानी मिलाते हो तो आपका जो दूध होगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मतलब जो उसका कंसंट्रेशन होगा वही रहेगा। वो अलग बात है कि पानी की वजह से पानी में चेंजेस आएंगे उसके रेशियोज में। इसका मतलब, और ये क्वेश्चन तो और आसान कर दिया, क्योंकि जो दूध है और यहाँ पर जो दूध है वो साथ ही साथ दे दिया है और वो सेम होना चाहिए था। अगर ना सेम होता तो मैं सेम बनाता उसको। क्लियर है? तो ये साथ साथ खुद दे दिया, तो डायरेक्ट जो इसका अंतर दिख रहा है ना, 5 पहले था अब 8 हो गया। इसका मतलब ये जो 3 यूनिट का फर्क पड़ रहा है, ये जो 3 यूनिट का यहाँ पर फर्क पड़ा वो किस वजह से, जो उसने 15 लीटर यहाँ पर पानी मिलाया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर अगर आ गई तो नए मिश्रण में जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मतलब, वैसे तो देखा जाए तो 8 का मल्टीपल हमारा आंसर होना चाहिए, तो 45 नहीं हो सकता, 85 नहीं हो सकता। अब 8 से 2 ऑप्शन कट रहे थे, 80 और 40। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल को तो यूज करना ही करना है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट को भी समझते चलना है। तो 1 यूनिट के बराबर 5, तो 8 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 40 लीटर। तो नए मिश्रण में जो पानी की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 40 लीटर। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन अधिक लग जाता है। प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको यहाँ पर CPR भी अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कैसे लगता है ये चीज, मैंने पहले पिछली प्रैक्टिस जो सेट्स हुए हैं उसमें मैंने डिस्कस भी किया है। तो मान लेते हैं कुछ व्यक्ति, पहले बेसिक से कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति को मान लेते हैं X, और कितने दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में। तो ये आपका टोटल काम आ गया। अब क्या हो रहा है, यदि 4 व्यक्ति कम हो जाते हैं, मतलब पहले X थे, अब X में से जो भी व्यक्ति थे 4 कम हो गए, 4 कम हो गए, तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन अधिक लग गया। इसका मतलब जो पहले 45 दिन लग रहा था, अब 15 दिन अधिक लगने का मतलब क्या हो गया, 60 दिन अधिक लग गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 45x और 60x, 60x और 45x का डिफरेंस क्या आएगा, 15x, और बराबर कितना जाएगा, 240। इसको सॉल्व करिए, 15 कम 15, 15 छक्का 90। तो जो शुरुआत में व्यक्ति लगे होंगे वो कितने, 16 व्यक्ति यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 16 होगा। ये तो बेसिक तरीका है, आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन यहाँ पर हम CPR भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि काम वही है और काम कांस्टेंट है, और काम अगर कांस्टेंट है तो अगर व्यक्ति कम होगा तो दिन, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, व्यक्ति कम हो रहे हैं तो दिन क्या हो रहे हैं, अपने आप बढ़ गए। क्यों? क्योंकि काम कांस्टेंट था ना, इसीलिए ये हो रहा है। अगर यही चीज क्या होता, व्यक्ति अगर बढ़ते तो दिन भी हमारा क्या हो जाता, दिन हमारा कम हो जाता। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया होगा। देखिए यहाँ पर दिन वाला आपका पूरा दिया है ओरिजिनल में, तो आपने देखा कि 45 पहले था, 15 दिन और अधिक लग गया। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, 15 दिन की अधिकता हो रही है जब आपके 4 व्यक्ति कम हो रहे हैं। तो रेशियो निकाल लिया जाए तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 1/3 की वृद्धि हो रही है। और जैसे ही 1/3 की वृद्धि हुई तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी ये वृद्धि हो रही है तो ये एक इसमें जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तियों में कमी दिखाएगा। जोड़ने के बाद 1/4 कम हो जाएगा, और 1/4 की जो कमी है वो डायरेक्ट आपकी किसके बराबर है, 4 व्यक्ति के बराबर है। तो क्योंकि ये भी कमी है और ये भी कम है तो इसके डायरेक्ट में बराबर कर सकता हूं। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 16। अब कुछ लोग सोचते हैं सर ये कौन सा रूल है, 1 बराबर 16। ये एक्चुअल में 1 नहीं है, ये 1 भाग है, मतलब ये पूरा पूरा
आपका भाग आ गया, कितने व्यक्ति लगे हैं ये आ गया, मतलब ये आपका क्या आ गया, व्यक्तियों की संख्या आ गई। जो एक आपका है वो क्या बता रहा है, व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की कुल संख्या शुरुआत में जो थे कितने थे, 16। ठीक है, ये आपका बेस्ट अप्रोच है, एग्जाम वाला अप्रोच है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा सा लिखा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसका लॉजिक क्या होगा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये है, एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा व 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। दो रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये मिलती हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जब ये मिलती हैं तो यह देखा गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। तो दिल्ली व लखनऊ के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सीधी बात ये कब होगा, जब ट्रेन की जो स्पीड होगी, दो रेलगाड़ियां हैं तो एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी, तभी तो वो कुछ अधिक चल गया होगा। तो जब भी मीटिंग पॉइंट होता है, जब भी अगर आप एक दूसरे से मुलाकात होता है कि भाई वो भी अपने घर से चला, आप भी अपने घर से चले, एक समय के बाद क्योंकि ठीक वही समय पे छूटे, और एक समय के बाद जब आपका मिलन होता है, मीटिंग होता है, तो वहां पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वहां पर आपका समय क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने दूरी कांस्टेंट पे देखा, यहां पर अब क्या हो जाता है, समय कांस्टेंट हो जाता है। और कैसे समझेंगे, जब भी मीटिंग पॉइंट होगा, जब भी मिलने का वो बात होती है, तो वहां पर आपका क्या होता है, समय कांस्टेंट होता है। और जब समय कांस्टेंट होता है तो यहां पर एक चीज और आपको नोट करना है, वो क्या, कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। मतलब S1 अपॉन S2 जो होगा वो डायरेक्ट D1 अपॉन D2 के बराबर होगा। क्लियर है। अब आप बताइएगा, इसका मतलब जो चाल का रेशियो दिया है, जो चाल दिया है वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब एक 75 था, दूसरा क्या था, 65 था। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उनके दूरियों का भी अनुपात हो जाएगा कि भाई ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे से D1 दूरी तय कर रहा होगा, और जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है वो क्या कर रहा है, D2 दूरी तय कर रहा होगा। अब यहां पर क्या होता है, जैसे कुछ लोग पूरा रेशियो, जैसे मैंने भी आपको जो ई बुक में दिखाया है वो काट कर पूरा दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉजिकल बेस पे सोचें तो वो भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट दे दिया था क्या, कि 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है। तो अब आप ये बताइए, इनका जो डिफरेंस है ये डायरेक्ट 10 नहीं दिख रहा है भाई, ये डायरेक्ट 10 दिख गया, 10 किलोमीटर। अब बोलेंगे सर ये कैसे किलोमीटर हो गया, आप सोच रहे हो कि सर ये तो स्पीड है, कैसे किलोमीटर हो गया, क्योंकि भाई ये दूरी का भी रेशियो है। तो अब मैं इसको दूरी की तरीके से ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, जो आपका स्पीड का रेशियो है वही दूरी का भी रेशियो है। तो डायरेक्ट मुझे काटने की जरूरत नहीं है, आप काटेंगे फिर यूनिट के बराबर करेंगे, फिर वही बात होगी। इसका मतलब जब मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि इनका डिफरेंस अगर 10 किलोमीटर है, और जो आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, तो अब आप बताइए दिल्ली व लखनऊ के बीच की दूरी क्या होगी। तो सीधी बात है, जो 75 और 65 भाई जब मिले होंगे तो पूरी दूरी कवर कर लिए कि नहीं कवर कर लिए, कवर कर लिए। इसका मतलब 75 और 65, यही आपका जो योगफल होगा, यही आपका D होगा। 75 प्लस 65 इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना, 140 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था, इसका जो मैंने डिस्कस किया, जो लोग को ई बुक में कहीं भी किसी क्वेश्चन में जो उनको सोल्यूशन नहीं समझ में आया, इस वीडियो के माध्यम से इसके अलावा भी बहुत नई नई बातें आपने जानी होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो
इस बैच में अगर आप शामिल हुए हैं तो आपको काफी मजा आ रहा होगा और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी बताइए कि इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच लाना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए सेशन को फिनिश करते हैं और जल्दी ही हम लोग अब कब मिलेंगे, प्रैक्टिस नंबर 8 में अब मुलाकात होगी। ठीक है, उसके सोल्यूशन के साथ, बेहतरीन सोल्यूशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।